हेलो। यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? इतनी बारिश में क्यों आ गए आप पढ़ाई करने के लिए? इतनी बारिश थी, क्लास तो कैंसिल नहीं हुई, लेकिन आप लोग क्यों आ गए? हमारे लिए आए। थैंक यू। आप नहीं आते थे तो हमारा क्या होता था? हम किसको पढ़ाते थे, है ना? स्टूडेंट है तो ही तो टीचर है ना। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आते रहिए, बारिश रहे, चाहे धूप रहे, चाहे ठंड रहे, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। गुड बेटा, वेरी गुड। सो अपना बिजनेस चलाना है ना बेटा, बिजनेस खोले, इतना अकाउंटिंग शुरू किए, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? जब अपन बिजनेस के ओनर रहते हैं तो अपने को उसको लेकर के चलना पड़ता है। गुड। और यही सिंसियरिटी आगे तक मेंटेन रखना है। ओके। सो ये हमारा अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने देखा है कि हम लोग डॉट एंड डैश के एंगल से सोच करके अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग जो भी प्लस या माइनस करना है वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं। अभी तक के हम लोग ने देखा है कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश। एक तरफ कैश बढ़ी, एक तरफ कैपिटल बढ़ा, मींस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर। फिर हमने देखा है कि हमने कैश के बदले में गुड्स खरीद लिया है, तो हम लोग ने कैश दिया तो कैश माइनस गुड्स लिया था, परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स वो चीज होती है जिसमें हम लोग डील करते हैं। कुछ याद है क्या? है ना, हम लोग ने पिछली क्लास में ये इक्वेशन को ही फिर आगे बढ़ाया था फर्दर। फिर हम लोगों ने वो गुड्स को बेच भी दिया था। उसमें से 1 लाख रुपए के कॉस्ट के गुड्स को हम लोगों ने 1,40,000 में बेच दिया था, राइट और रॉन्ग? तो हम लोगों को 40,000 का प्रॉफिट हो गया था, और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली हम लोग ने कहां पर ऐड कर दिया? कैपिटल में। क्यों ऐड कर दिया? बिकॉज द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। फिर हम लोग ने देखा कि हमने खर्चा किया 50,000 रुपीज का, हमने एक्सपेंस किया था। रेंट भरा था क्या अपन ने? रेंट भरा था, है ना। हम लोग ने पिछली क्लास में रेंट भरा था। कहां गया अपना एरो डायग्राम? जी रहा, ये लास्ट एरो डायग्राम। हम लोग ने सर्विसेज लिया था और उसके बदले में कैश पे किया। अब रेंट कोई चीज नहीं होती जो पे किया। आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हो कि रेंट पे किया, तो आपको लगता है कि रेंट गोज आउट, बट रेंट ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो जा रही है। जा क्या रही है? कैश। और उसके किस चीज के बदले में जा रही है? हमने जो सर्विस या बेनिफिट लिया था उसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंस, उसके बदले में हम लोग कैश पे कर रहे हैं। आर यू कंफर्टेबल विथ माई लैंग्वेज? सो अब ये हम लोगों ने अभी तक की इतनी ट्रांजेक्शन्स देखा, और फिर उस दिन आप लोगों ने मुझे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स बता दिया था जिसको हम लोगों को एक एक करके अब इनकॉर्पोरेट करना है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैंने आपको कहा था कि आप फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए। आप लोग ने बनाया क्या? किसी किसी ने तो बनाया होगा एटलीस्ट। एसेट साइड में कितने? 6 कॉलम, और लाइबिलिटीज में 4, इंक्लूडिंग कैपिटल का कॉलम। उतना बना लेते हैं तो हमारे लिए आगे का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। सो ये यहां पर जिन्होंने नहीं बनाया होगा अभी बना सकते हैं फटाफट थोड़ा सा। ये देखिए, ये यहां पर 4 कॉलम, 1 2 3 बना लिया होगा तो बातें करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं बनाया होगा तो फिर तो बनाना ही। 1 2 3 4 5 6 बन गए, बढ़िया, 1 नंबर। ये है हमारे लिए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में होता है, एक होता है कैश, और इधर हमने लिखा था कैपिटल। फिर हम लोग ने गुड्स का भी कॉलम खोल के रखा था। इतना ही था ना अभी तक तो यही 2 इसमें बैलेंसेस आया है। और ये जो हमको इक्वेशन मिल रही है, जो मैं न्यू इक्वेशन लिख रहा हूं, दे आर नथिंग बट द बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स। मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन आपने आगे जो ट्रांजेक्शन्स बताई है हम लोग वो करने वाले हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं बैलेंस। व्हाट इज आवर एग्जिस्टिंग बैलेंस? कैश का बैलेंस है 40,90,000। गुड्स का बैलेंस कितना है? गुड्स का बैलेंस है 9 लाख, क्योंकि हम लोग ने 10 लाख के गुड्स खरीदे थे,
उसमें से 1 लाख के गुड्स बेच दिया था, 1 लाख के कॉस्ट के गुड्स बेच दिया था। सो गुड्स का बैलेंस है 9 लाख और कैपिटल का बैलेंस है 49,90,000। आप में से कितने लोगों ने मॉर्निंग बैच की क्लासेस फिजिकली या ऑनलाइन अटेंड किया है? एटलीस्ट 2-3 क्लासेस। ओके, तो आपको कुछ कुछ टर्म्स तो बेसिक क्लियर हो ही गए होंगे। ओके, और अभी रिवाइज ही हो रहे हैं सिर्फ। ओके, आफ्टर अ वाइल आपको फिर नई नई चीजें मिलेगी, जो कि अब मॉर्निंग बैच में भी हम लोग आगे निकल गए हैं। डेबिट क्रेडिट स्टार्ट हो गया है उसमें, और आप लोगों का भी ये प्लस माइनस। सो अब ये हम लोग ने लिख दिया है, राइट। अब हम लोग और ट्रांजेक्शन्स करते चलेंगे। कॉलम का विड्थ कितना रखना कैलकुलेट कर पाते हो ना बेटा? हाँ, कि बहुत तकलीफ हो रही है सर, 10-10 कॉलम कैसे बनाएंगे? सब हो जाता है। आगे तो आपको 15-20 कॉलम भी बनाना पड़ सकता है। फिर क्या करोगे? नहीं, इतना काम नहीं पड़ेगा, 10 कॉलम 12 कॉलम तक हो जाएगा। फिर आपको ये वाले जो सिस्टम है इसकी लिमिटेशन समझ में आएगी कि इसमें भाई एक लिमिट तक की कॉलम बना सकते ना हम लोग। अगर रजिस्टर बना रहे हैं या कुछ तो एक लिमिट रहेगी भाई। सो इसीलिए हम लोग ये सिस्टम को सिर्फ यूज कर रहे हैं एज अ ब्रिज टू अंडरस्टैंड about the terms, about the transactions, and then we will shift to debit credit system after a few classes. Now आज से हमारी रेगुलर डेली अकाउंट्स की क्लास रहेगी एज बाकी सब्जेक्ट्स की भी। तो क्या होगा, हमको एक मोमेंटम मिलेगा और इसमें आपने कोशिश करना है एक भी क्लास मिस नहीं करना है। आज ऑलरेडी आपके कुछ दोस्तों ने मिस किया है बिकॉज ऑफ रेन। ओके, बट देन दिस इज गोइंग टू बी द रेनी सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर में भी। तो आपका अगर ये बेस ही मिस हो गया, आपको एटलीस्ट रिकवर कर लेना है बैकअप वगैरह के थ्रू। अभी तो यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा लेक्चर, रिकवर कर लेना है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगली क्लास में पहले का कुछ समझेगा नहीं, फिर अगली क्लास में नहीं आओगे, फिर चौथी क्लास में तो पहले 3 क्लास का नहीं पढ़ा है तो कैसे समझेगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो वो उतना सिंसियरिटी रखो आप, ठीक है। सो आप बोलेंगे तो हम लोग इसके आगे के फिर एक एक ट्रांजेक्शन करते चलेंगे। एक्सपेंस क्या होता है, हम लोग ने पिछली क्लास में बात किया था। एक्सपेंस जब हम लोग सर्विस या बेनिफिट रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंस। हिंदी में बोलते हैं खर्चा। खर्चा मतलब पेमेंट नहीं होता है। मैंने आपको क्लियरली लिखवाया था, एक्सपेंस डज नॉट इक्वल टू पेमेंट और पेमेंट डज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। सिमिलरली पिछली क्लास में हम लोग ने गुड्स बेचा भी था, तो गुड्स बेचा था तो उसको हम लोग ने बोला था रेवेन्यू। रेवेन्यू कब होता है, जब हम लोग गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज या बेनिफिट हम लोग किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का भी जैसे एक्सपेंस का इंपैक्ट कैपिटल में माइनस होता है ना। एक्सपेंस को हमने अल्टीमेटली क्या किया था कल पिछली क्लास में, ये कैपिटल में से जाके हम लोग ने किया था माइनस। वैसे रेवेन्यू रहेगा तो उसको कैपिटल में करेंगे प्लस। अभी हमने रेवेन्यू को प्लस नहीं किया था, पूरे सिर्फ प्रॉफिट को प्लस किया था। यहां पर रेवेन्यू तो 1,40,000 था, लेकिन वो रेवेन्यू कमाने के लिए इतना एक्सपेंस भी तो हो गया था, तो हमारा प्रॉफिट जो था वो हम लोग ने यहां पर ऐड किया था। कितना? ₹40,000 पिछले वाले एग्जांपल में। अब हम लोग और देखते हैं, आप लोग ने जो ट्रांजेक्शन्स बताई है उसी को बेस बनाते हुए, और फिर आगे मुझे लगता है तो मैं और भी कोई ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये स्टेज तक के किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ये मैंने बैलेंस लिखा है, BAL मतलब बैलेंस। अभी फिलहाल ये बैलेंसेस हैं, whatever is the remaining value of cash, goods and capital, this is the current position। किसी को कुछ पूछना है ये स्टेज तक क्या नहीं बढ़ी? ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे। जैसे कि रेंट पेड हो गया है, मार्केटिंग एक्सपेंस, हमने मार्केटिंग एक्सपेंस किया मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह का खर्चा किया बोल सकते हैं। सो कहां पर दिया अपन एडवर्टाइजमेंट? सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में या होर्डिंग पे। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, कहां दिया होगा बताइए? हाँ, सोशल मीडिया पे। तो हमने इंस्टाग्राम पे ऐड दिया है, ठीक है, या गूगल एड्स में डाला है, स्पॉन्सर किया अपने वेबसाइट को, तो जो भी हम लोग ने ऐड दिया है, तो ये सारे माध्यम से कहीं से भी आप ऐड दो, अल्टीमेटली द ट्रांजैक्शन फ्लो विल रिमेन द सेम। आपको मिल रहा है बेनिफिट या सर्विस और बदले में आप दे रहे हो कैश, आप पैसा दे रहे हो। अभी कैश, आगे आप लोग ने बोला है कि सर आगे अपन बैंक अकाउंट भी खोलेंगे, उसमें भी पैसा डालेंगे, तो देखेंगे आगे का आगे। अभी तो ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डॉट इन डैश, ओके, हम लोग ट्रांजैक्शन को यहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये हमने किसी पार्टी से
हम डॉट एंड डैश है, हमने सर्विसेज लिया है और उसको हमने कैश दिया है। हमने कौन सी सर्विसेज लिया है? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और हमने उसको बदले में कैश दिया है। सो अगेन जो हमने सर्विस लिया है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। कैश जो दिया है वो एक्सपेंस नहीं है। कैश पेमेंट तो पास्ट में भी हो सकता है, कोई सर्विस का फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेंस कब हुआ? जब हमने सर्विस लिया है। इज दैट करेक्ट? तो ये हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट सर्विस, और कैश जा रही है, तो हमारा कैश नाम का एसेट कम हो रहा है। सही है कि नहीं? हमारा कैश नाम का जो एसेट है वो कम हो रहा है। सो अगर एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस खर्चा बढ़ता है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है फाइनली वो कम होगा। जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे अगर बिजनेस में खर्चा होता है तो सो वो प्रॉफिट किसको देते थे हम लोग? अल्टीमेटली ओनर को, कैपिटल के कॉलम में। लेकिन अब ये खर्चा हो गया, प्रॉफिट कमाने के लिए हमने कुछ खर्चा किया, तो अगर प्रॉफिट ओनर के कॉलम में ऐड करते हैं तो एक्सपेंस को ओनर के कॉलम में माइनस करना चाहिए। सो इसका इफेक्ट जाएगा, हम लोग करेंगे कैपिटल में से माइनस। अब यहां पर दूसरी पार्टी कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी पार्टी से हमने लेन देन कंप्लीट कर लिया है। देयर इज नथिंग पेंडिंग आइदर टू बी रिसीव्ड और टू बी पेड। समझ रहे क्या? हम लोग ने दूसरी पार्टी से लेन देन कंप्लीट कर लिया है। पार्टी का नाम कुछ भी रहे, कोई भी एजेंसी रहे, कोई भी इंस्टाग्राम रहे, गूगल रहे, कोई भी रहे, हम लोग ने जिसके भी थ्रू ऐड किया है, हमको उसका नाम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमारे फाइनेंशियल इंपैक्ट तो सिर्फ ये हुआ कि हमारा खर्चा हुआ है और दूसरी तरफ हम लोग ने कैश पे किया है। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पर अमाउंट बताइए, कितने रुपए का खर्चा करना है? अपने पास बहुत पैसा है, अपने पास में 40,90,000 पड़ा है। बोलो 30,000, 1 लाख, चलो 30,000 का कर लेते खर्चा, सीधा 1 लाख का नहीं करते, 30,000 का खर्चा कर लिया। 1 लाख का भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30,000 के वर्थ का हमने बेनिफिट लिया है, तो इसलिए हमारा एक्सपेंस हुआ है 30,000 से। तो यहां तक समझा? अब इसको हम लोग जाकर के क्या करेंगे? हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इंपैक्ट ले लेंगे। इस इक्वेशन का कैश होगा 30,000 से माइनस, और उधर, अरे मैंने ये अपडेट नहीं किया था क्या? अच्छा, ये यहां पर कैश होगा 30,000 से माइनस, और कैपिटल का भी कॉलम होगा 30,000 से माइनस, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपेंस। जो हमने खर्चा किया है उसके कारण माइनस हो रहे हैं। एक्सपेंस का ये एक्सप्रेसिव आपके समझने के लिए लिख रहा हूं मैं कि एक्सपेंस इसलिए माइनस हुए हैं। कैपिटल में और एक कारण से माइनस हो सकता है एक्सपेंस के अलावा, ड्रॉइंग्स, क्योंकि अगर ओनर ने खुद कुछ पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, हम लोग ने ये टर्म डिफाइन किया था पिछली क्लास में, ड्रॉइंग्स, तब भी कैपिटल माइनस होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस का खर्चा हो रहा है तो भी कैपिटल माइनस हो रहा है। सो इससे हमको अगेन मिल जाएगा न्यू इक्वेशन, है ना? न्यू इक्वेशन वर्ड बोल सकते हो या बैलेंस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों को त्रास भी आएगा, जान पे आएगा, सर ये बार बार बैलेंस निकालना पड़ेगा क्या? तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में ही इतना करना है। वंस वी गो टू डेबिट एंड क्रेडिट आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सर कॉलम कितने बनाना, रोज कितने, हर बार बैलेंसिंग करना, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, डोंट वरी। सो 40,60,000, 9 लाख, और इधर आ गया 49,60,000। अभी तक के ऐसा चल रहा है, राइट और रॉन्ग? इजी है क्या? ऐसा बढ़िया अपडेट करते चलिए। अकाउंट्स इज एन एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। मतलब इसमें अगर आप सब चीज समझ के करने जाओगे तो यू विल हैव अ गुड टाइम इन अकाउंट्स। कर लिया अपडेट? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक रहेगी मेरी तो बता देना। नेक्स्ट, अब आपने जो ट्रांजैक्शन सजेस्ट किए मैं उसी के बेसिस पर आगे चलते जाऊंगा। अभी मैंने आज सिर्फ एक ट्रांजैक्शन न्यू रिकॉर्ड किया, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की, जो बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने बेनिफिट्स लिया है, और 30,000 रुपए हमने कैपिटल में से कम किया और 30,000 रुपए हमने कैश में से कम किया। अब आपने बोला कि सर अपन बैंक अकाउंट खोलेंगे, बिल्कुल खोलना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं। बताइए मुझे, एक बिजनेस ओनर बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट खोलेगा कि करंट अकाउंट खोलेगा?
करंट अकाउंट। तो फॉर दोज हु डोंट नो, जो इंडिविजुअल का पर्सनल अकाउंट होता है वो सेविंग्स अकाउंट होता है। अगर आप लंबे समय के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखना चाहते हो तो वो कैसे मोड से कर सकते हैं? नहीं, सेविंग लंबे समय के लिए नहीं रहता है, फिक्स डिपॉजिट, एफडी बना सकते हो। सुना होगा एफडी, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट उसका दूसरा नाम है। आप एफडी बना के रख सकते हो। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि भाई ये 4 साल का एफडी बना दिया, 1 साल का एफडी बना दिया, तो नॉर्मली उसमें आप पैसा एफडी तोड़ के निकालोगे नहीं, ठीक है, उसका जो भी टेन्योर रहेगा, क्योंकि उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब उसका टर्म फिक्स्ड है। उसका दूसरा नाम है टर्म डिपॉजिट, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। बट अभी हम लोग जो पैसा है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाल रहे हैं, तो उसका नाम रहता है करंट अकाउंट। ओके, उस टाइप के अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट। कोई ना कोई बैंक आप ढूंढोगे, उस बैंक में जाकर के आप अपना करंट अकाउंट खोलोगे। सो इट कैन बी एनी बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनी बैंक। से फॉर एग्जांपल, कौन सी बैंक पसंद है आपको? एसबीआई, तो लंच ही चलता रहता है वहां पर। दिस इज एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपने बोला कि हमको एक अकाउंट खोलना है, उन्होंने आपको फॉर्म वगैरह दिया, आपने फॉर्म वॉर्म भर के सब फॉर्मेलिटीज कर लिया, तब तक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब आपने उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, आप उस अकाउंट में पैसा भेजोगे, या तो कैश डिपॉजिट करोगे या तो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा भेजोगे उसमें, तब वो अकाउंट शुरू होगा फाइनली, तब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। तो मुझे ये बताइए कि उस अकाउंट में पैसा पहले डालना चाहिए हमने कि नहीं? पैसा पहले डालना चाहिए। बिजनेस की कैश में से डाल दें कि पर्सनल कैश में से डालें? बिजनेस की कैश में से। चलो, अपने पास तो 40 लाख से ज्यादा की कैश पड़ी है अभी, तो अपन एक काम करते हैं, 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के रख देते हैं। 20 लाख रुपीज चलेगा क्या? बाद में लगेगा तो निकाल लेंगे, अपना ही बिजनेस है, ठीक है। 20 लाख रुपीज हम लोग एसबीआई में डाल के रख देते हैं। सो इट इज लाइक हमने एसबीआई को 20 लाख रुपीज की कैश दे दिया है, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैश दे दिया है। अब क्या ये हमारा खर्चा हो गया क्या? बताइए। सो देयरफॉर आई एम सेइंग दैट एवरी पेमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या हमको कोई सर्विस दिया है जिसके बदले में हमने 20 लाख रुपए दिया उनको? नहीं 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 नहीं, 20 लाख रुपए हमारा ही है जो बैंक के पास जमा है। सो ये बैलेंस हम कभी भी इसमें से विड्रॉ करने का राइट रखते हैं। सो एक तरफ तो हमारा कैश नाम का जो एसेट है वो कम हो रहा है एक तरफ, लेकिन बैंक में जो हमारा बैलेंस क्रिएट हुआ वो हमारे लिए क्या है? एसेट है, बिकॉज इट इज आवर राइट टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम द बैंक। एक एसेट कम हुआ और एक एसेट बढ़ा। जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन में आपके इक्वेशन के दोनों साइड में फर्क पड़ेगा। जैसे इस बार कैपिटल और लाइबिलिटी वाले साइड में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, समझ रहे हो क्या? सो हम लोग ने क्या किया, कैश बैंक को दे दिया और बदले में बैंक ने हमको प्रॉमिस दिया है कि हम आपके बिहाफ पे कैश होल्ड करेंगे और वो हमको इंटरेस्ट भी दे सकती है। जनरली करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट रहता था या अगर इवन सेविंग अकाउंट में नॉमिनल थोड़ा कम रहता है लेकिन इंटरेस्ट रहता है थोड़ा बहुत। तो आप में से होगा किसी का अकाउंट होगा, आपका बैंक में अकाउंट होगा बेटा? ओके, गुड, वेरी गुड। तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो तो आपको मैसेज आता होगा क्या, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। और बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट होता है डेबिटेड, तो ये डेबिट क्रेडिट आगे भी देखेंगे अपन, ठीक है। सो अच्छे से समझ जाएंगे। सो हमने बैंक अकाउंट खोला और उसमें 20 लाख रुपए डाल दिया। सो कैश में से करेंगे हम लोग 20 लाख माइनस, और इधर एसेट्स में एक बैंक का कॉलम खोलेंगे, ये भी हमारा एसेट है, उसमें करेंगे 20 लाख प्लस, सिंपल। ओके, नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल, बिकॉज ओनर को तो बिजनेस अभी भी उतना ही अमाउंट रिटर्न करने के लिए लायबल है, 49,60,000। सो अब हमको न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। देवा भैया एक बार बस देख लेना सब लोग लिख रहे कि नहीं लिख रहे। ओके, क्योंकि कुछ लोग क्या है पूरा देखते बोले आज हम समझ लेंगे, घर पे जाके अच्छे से लिखेंगे, वो हैबिट बहुत आपको कॉस्टली प्रूफ करेगी आगे। तो अभी लिखना साथ साथ में लिखो बेटा, कहीं भी आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ गया हूं तो मुझे रोक लो हाथ उठा के, आई विल वेट फॉर यू। लिखोगे तो एक्टिव रहोगे क्लास में, सोचोगे क्या चल रहा है। सो बैंक हमारा एसेट है यहां पर, एसबीआई। ओके, आप बैंक
ब्रैकेट में एसबीआई भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट, एक ही बिजनेस एंटिटी का 4 अलग अलग बैंक में भी अकाउंट हो सकता है एट द सेम टाइम, तो आपको फिर उसके नाम से लिखना पड़ेगा। एक ही बैंक में आपके 4 अकाउंट हो सकते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट का नंबर भी लिखना पड़ेगा, फिर अकाउंट नंबर 1 2 3 4, अकाउंट नंबर 2 3 4 5, जो भी नंबर रहेगा। सो अभी तो हम लोग सिर्फ बैंक लिख रहे हैं, बिकॉज अज्यूम कर रहे हैं कि एक ही बैंक अकाउंट है हमारा, जो कि अंडरस्टूड है कि जिस बैंक में खोला है एसबीआई का वही अकाउंट है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ पेमेंट बट नॉट एन एक्सपेंस। हमारा पैसा हमारे ही बिहाफ पे बैंक ने रिसीव किया और होल्ड करेगी, और जब हमको चाहिए तो हम बैंक से भी पेमेंट कर पाएंगे किसी पार्टी को, और हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं कैश में। हमको चाहिए तो हम लोग एक सेल्फ चेक बना के कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पता है क्या आपको, या एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो बैंक। अब आपने और जो ट्रांजेक्शन्स बताई है वो अपन देखते चलते हैं। अब मान लो कि कुछ दिन हो गए और हमारे कुछ इंप्लॉइज थे जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टिंग से काम किया था, अभी तक हमने उनको कुछ सैलरी दिया नहीं है, लेकिन इंप्लॉइज को तो प्रॉफिट का शेयर देंगे कि सैलरी देंगे, सैलरी देंगे, क्योंकि उनको तो फिक्स्ड कमिटमेंट किया है ना कि हम आपको महीने का सो अमाउंट देंगे। सो मान लो कि हमारे सारे इंप्लॉइज का सैलरी मिलाकर के 1 लाख रुपीज है, और मतलब वो जो पीरियड का जो भी मंथ हुआ है, पीरियड हुआ है, तो हमने उनको बोला कि चलो अब आपकी सैलरी ले लो। हमने सैलरी देने के लिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, एक या तो कैश में दे सकते हैं, एक या तो हम लोग बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, या उनको हम लोग बैंक से उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे हम लोगों का जो पेमेंट कैप से आता था, पहले हम लोगों को चेक मिलता था, पहले बिफोर 2020 चेक मिलता था, फिर वो हम लोग जमा करते थे बैंक में जाके। सो उतना पैसा 1-2 दिन बाद क्रेडिट हो जाता था हमारे अकाउंट में। लेकिन 2020 में कुछ हुआ था जिसके बाद चेक ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हो गई थी। कुछ याद है क्या, क्या हुआ था? कोरोना वायरस आ गया था, चाइना में किसी ने बैठ खाया था और इधर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसका इंपॉर्टेंस और कम हो गया, जैसे चेक, कैश। फिर क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांसफर ज्यादा होने लग गए। यूपीआई वैसे भी बढ़ चुका था, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन सुना है आपने? उसके बाद में यूपीआई वगैरह काफी बढ़ने लग गया था, बट लॉकडाउन के बाद तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई। अभी पूरे वर्ल्ड में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है ये करेंसी की, तो उसमें इंडिया 50% शेयर कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया का जो मार्केट शेयर है इन द डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप की कई एडवांस कंट्रीज में लाइक स्वीडन, नॉर्वे, वहां पर भी इतना एफिशिएंट डिजिटल ट्रांसफर का सिस्टम नहीं है जितना इंडिया में है। हमारे यहाँ तो कोई पानीपुरी वाला भी है, कोई ऑटो वाला भी है, हर कोई यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। इजंट इट सो? कहीं भी कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेरे जेब में, मेरे वॉलेट में 70 रुपए कैश होंगी शायद अभी। आज सुबह मैंने कुछ मेरे बेटे के स्कूल में कुछ खर्चा लग रहा था तो उसको कैश दिया था। अब उसके बाद में 70 रुपए बचे थे। मैं बोला ठीक है 70 ही सही, लेके निकल तो जाते हैं। बट आई एम नॉट वरीड। व्हाई? मेरे नागपुर में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इधर उधर, जो भी एरिया में जाऊंगा वहां पे कोई स्टूडेंट मिल जाएगा, है ना? आप लोग तो दोगे ना, आप मिलोगे तो आप लोग, सर आप पानीपुरी का पैसा आप क्यों दोगे? आप लोग दे दोगे ना, कि मुझे पैसे देने लगाओगे? हाँ, बता नहीं रहे यार, आपकी इरादे थोड़े अलग लग रहे। आप दे दोगे ना, उसमें क्या है, पानीपुरी वगैरह, है ना? जैसे मैं कहीं एसी खरीदने जा रहा हूँ, वही दुकान पे आप ही दिख गए तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, लगवा लो, है ना? हम सीए नहीं है तो क्या हो गया, एसी तो दिलवा सकते हैं आपको। सो आप लोग कर दोगे। तो मेरे नागपुर में इतने कॉन्टैक्ट्स, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। समझ रहे क्या? कुछ भी अपने को कुछ खरीदना है, पेट्रोल भी भरना है, पेट्रोल पंप पे भी कोई दिखे जाता है इस पहचान का, तो बोलते हैं सर आज का पेट्रोल मेरी तरफ से। बोला ठीक है ना? वैसे मैं मोस्टली साइकिल से घूमता हूँ, लेकिन सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि चिंता क्यों नहीं है मुझे बताइए। मेरे स्टूडेंट इतने दिलदार है क्या आपको लगता है? क्यों मैं चिंता नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे पास में मोबाइल है। मेरे मोबाइल में क्या है? यूपीआई। तो यूपीआई के थ्रू मैं पेमेंट कर देता हूं, है ना? सो अभी मैंने डिसाइड किया कि जो इंप्लॉइज है इस बिजनेस में, उनको उनकी सर्विसेज के बदले में मैं सैलरी दे देता हूं। ओके, देना ही है, अब समय आ गया, बट वो सैलरी मैं बैंकिंग मोड से देना चाहता हूं। ओके, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कि जिसमें कैश ट्रांजेक्शंस डिस्करेज्ड है। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में तो 10,000 रुपए से ज्यादा का आपने अगर कैश में खर्चा किया तो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते इनकम टैक्स में। तो
आगे आप वो सब पढ़ोगे जब आप लोग सीए वगैरह करोगे तो। लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल में 50 लाख का भी ट्रांजेक्शन अपन कैश में कर लेते हैं। अपन ने तो किया ही था ना, बिजनेस की शुरुआत ही कैश के साथ किया था। लेकिन एक्चुअली रियल वर्ल्ड में आजकल कैश का लेन देन उतना भारी मात्रा में नहीं होता है जितना आज से 20 साल पहले होता था। दैट्स अ फैक्ट। ओके, मैं जब कैप्स में एडमिशन लेने आया था तो शायद मैंने कैश में लाकर के फीस भरा था। ओके, मुझे तो याद नहीं, लेकिन या तो चेक से भरा होगा। लेकिन तब ये सब मोड्स नहीं थे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे रहे, अकाउंट डिटेल लेके यूपीआई से स्कैन करके, डेफिनेटली वो तो नहीं था। लेकिन आज के डेट में हम लोग अगर रेशियो देखें हमको जो फीस मिलती है, आप लोग खुद ही अगर एक दूसरे से डिस्कस करो तो 70% फीस हम लोगों को यूपीआई या बैंकिंग मोड से मिल जाती है, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांसफर से, और सिर्फ 30% फीस रफली हम लोगों को कैश मोड से मिलती है। तो कैश का महत्व, कैश का यूज जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो गया। सो हम लोग अभी बैंकिंग मोड से ट्रांजैक्शन करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, ये हमारे इंप्लॉइज हैं, ये हमारे इंप्लॉइज हैं। इंप्लॉइज से हमने लिया है सर्विस, हमने इंप्लॉय से क्या लिया है, सर्विस। इंप्लॉय ने साल भर या महीने भर हमारे लिए काम किया, जो जो अलग अलग इंप्लॉइज हैं, और उसके बदले में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। बट हम लोग उनको पेमेंट हम नहीं कर रहे, हम हमारी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। और आपको आइडिया होगा ये सब बहुत इजीली होता है ना। इवन चेक बनाने की भी आजकल जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे चेक इज वन ऑफ द मीन्स। चेक देखा है कभी आपने, चेक? ओके, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोस थिंग्स इन थियोरी लेटर ऑन। लेकिन हम लोग ऑनलाइन जाकर के नेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज। तो यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इंप्लॉयज को पेमेंट नहीं करेंगे, हम हमारी एसबीआई को बोलेंगे कि आप हमारे तरफ से वो इंप्लॉयज को पेमेंट कर दो। एसबीआई वो इंप्लॉयज को पेमेंट ट्रांसफर कर देगी ऑन बिहाफ ऑफ अस। अब बताइए इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा। एसबीआई मतलब हमारा बैंक अकाउंट जिस बैंक के पास है। सर्विस जो मिली है, जिस तरीके से हमको पहले पॉइंट में सर्विसेज मिली थी, सर्विस मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस। सर्विस जो मिली है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, हमारा खर्चा हुआ। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग हमारा खर्चा उस दिन नहीं हुआ जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं। इंप्लॉय से तो सर्विस हमने महीने भर रोज लिया होगा, लेकिन जनरली हम लोग उसको रोज एक्सपेंस नहीं मानते बैठते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग उसको खर्चा जनरली महीने में एक बार रिकॉर्ड कर लेते टोटल अमाउंट। नहीं तो कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा ना कि इंप्लॉय ने एक दिन काम किया तो एक दिन की सैलरी कितनी निकल रही है उतना खर्चा रिकॉर्ड करो। सो हम लोग समझो महीने भर का जो खर्चा है तो इसको एक्सपेंस बोलते हैं, सर्विस। और एक्सपेंस से इसीलिए वो कैपिटल में से कर देंगे माइनस। मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज वर्थ की हमने सर्विसेज लिया है और हमने बैंक को बोला है कि आप ये 1 लाख रुपीज इस सो एंड सो एम्प्लॉइज के अकाउंट में टोटलिटी में ट्रांसफर कर दो। किसी एम्प्लॉय को 30,000, किसी को 50,000, जैसे भी करके टोटल हमने कितना दे दिया, 1 लाख रुपीज एम्प्लॉइज को हमने दिया, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से गया। सो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा बैंक का जो बैलेंस था वो हमारे लिए क्या था, एसेट। तो वो एसेट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक बैलेंस तो कम होगा। एसबीआई का जो एसेट बैलेंस है वो हो गया माइनस और सर्विस के कारण कैपिटल होगा माइनस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसा आता है। सो अल्टीमेटली हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक तरफ हम लोग बैंक के कॉलम में 1 लाख माइनस कर देंगे, कैश में कुछ हुआ ही नहीं अभी। बैंक में जो 20 लाख डाले थे उसमें से 1 लाख कम हो गए, अब न्यू बैलेंस हो जाएगा 19 लाख। और दूसरी तरफ हम लोग कैपिटल में से सैलरी के अकाउंट पर जो खर्चा हुआ उसको हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। सो ये कहा गया, ये रहा। सो इसमें हमारा बैंक से पेमेंट हुआ एक्सपेंस का, कैपिटल में से माइनस किया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो टूवर्ड्स एन एक्सपेंस। न्यू इक्वेशन, ये आपको काफी ट्रबलसम लगेगा, टीडीएस लगेगा, सर बार बार बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वाले चैप्टर में करना होगा हमको। 20,60,000, 9 लाख,
19 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस्ट पार्ट ये कि हमेशा टैली होने वाली है, दोनों साइड हमेशा मैच होंगे, नहीं हो रहे तो हमने ही कुछ गलती किया समझ लेना। और इधर हो जाएगा 48,60,000। आपको सभी को बुक मिल गई है क्या? बुक किस किस को नहीं मिली हाथ उठा लो एक बार। ओके 1 2 3 4 5 6 देवा भैया बुक आ गई होगी ना अपने? अच्छा कल आने वाली थी शायद संडे को, ठीक है एक बार पता कर लेना है ना। सो 48,60,000 अभी बुक का यूज नहीं है, अभी तो हम लोग ये एग्जांपल को ही बढ़ाएंगे, लेकिन आगे मिल जाएगी आपको। समझ गए यहां तक के? किसी को कुछ पूछना है तो क्या आपको एक चीज कॉमन दिख रही है? रेंट हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, चाहे सैलरी एक्सपेंस हो, तीनों का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे तो सेम आया, एटलीस्ट एक इफेक्ट कैपिटल तो तीनों में माइनस हुआ, दूसरा इफेक्ट कैश दिया तो कैश माइनस हुआ, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक का कॉलम माइनस हुआ। यहां तक समझा क्या? गुड। सो अब हमारा ये वाला भी खर्चा हो गया। अब हमने खरीदा फर्नीचर, अब अगला ट्रांजैक्शन अपन लेते हैं, अपन खरीदेंगे फर्नीचर। क्या आप ये ट्रांजैक्शंस भी साथ साथ में लिखते जा रहे हो? ओके अब बेस बना रहे हैं हम लोग, आगे जितना अभी स्लो करोगे उतना आगे आपको फास्ट मौका मिलेगा। अभी अपन सेटअप कर रहे हैं, हमने फर्नीचर खरीदा, अपन अपनी वाली एक पार्टी से खरीदेंगे, हमने ही एक दुकान खोली थी फेमस फर्नीचर। ओके अभी तक तो बहुत फेमस हो चुकी है, और फेमस फर्नीचर ओके आज से 2-3 साल पहले की बैच में फेमस फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा और उसने बोला कि भैया पैसे दे दो। पैसे कैसे देना है? बैंक से देना है कि कैश में देना है? आपको जैसा पसंद आए, कैश तो कैश में दे देते हैं। अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। ओके अब हम लोग फर्नीचर में जैसे हम लोग ने चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, रैक खरीदा होगा सामान रखने के लिए जो भी, हम लोग इसके इतना डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में कि चेयर का अलग कॉलम बनाओ, टेबल का अलग कॉलम बनाओ, जरूरत नहीं है। जरूरत है तो करेंगे, अगर हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ही चाहिए तो करेंगे। जैसे आपके पास में व्हीकल्स है, आपको सब व्हीकल का अलग अलग अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो, फर्नीचर का भी बनाना चाहे तो बना सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग सारे फर्नीचर का, जैसे कैप्स में हमारे पास ये टाइप के टेबल है, डेस्क बेंच है, अलग अलग जो टाइप के फर्नीचर आइटम्स है, उसको हम लोग एक ही कॉलम एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, कॉल्ड एज फर्नीचर अकाउंट। लेकिन एयर कंडीशनर को फर्नीचर में नहीं डालेंगे, उसका एक अलग अकाउंट बनाएंगे, है ना। जो टेलीविजन ये जो स्क्रीन से ये इसका अलग बनाएंगे हम लोग, कंप्यूटर्स का अलग बनाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस कि हाउ मेनी फिक्स्ड एसेट्स यू कैन क्लब एंड राइट इनटू वन, डिपेंड्स ऑन द डिटेल्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट। सो हमने फर्नीचर खरीदा, समझो 5 लाख रुपए का, एकदम माहौल होना चाहिए ना अपना शॉप है तो 5 लाख का अपन ने पूरा फर्नीचर वगैरह खरीदा और बदले में अपन ने कैश दे दिया आज के आज ही, हाथों हाथ 500 की 10 गड्डी, लो भाई खट 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 लेकर जाओ। सो फेमस फर्नीचर, ये ट्रांजैक्शन फेमस फर्नीचर के एंगल से सेल्स की ट्रांजैक्शन है। उन्होंने हमको सेल किया उनकी गुड्स, लेकिन ये फर्नीचर हमारे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्नीचर में डील नहीं करते हैं। डॉट एंड डैश जो है ये स्टेशनरी में डील करता है, एज वी हैव डिस्कस्ड। तो ये हमारे लिए गुड्स के कॉलम में नहीं आएंगे। गुड्स का नाम आप स्टॉक रखोगे तो भी उसमें काउंट नहीं होगा। ये किस में काउंट होगा? ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। समझ रहे हो क्या? ये फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है। तो इसको हम लोग एक अलग कॉलम बनाएंगे, अलग इसको दर्जा मिलेगा। यहां पर आप लिखोगे फर्नीचर एसेट्स में फर्नीचर, और इधर इसके फर्नीचर में इफेक्ट आएगा और एक इफेक्ट कैश में आएगा। सो कैश कर देंगे हम लोग 5 लाख से माइनस, और फर्नीचर को कर देंगे 5 लाख से प्लस। So now that gives me an opportunity to introduce another new word to you. इसका टोटल कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 15,60,000 प्लस 9 लाख प्लस 19 लाख प्लस 5 लाख is equal to 48,60,000. That gives me an opportunity to explain to you another term called as capital expenditure.
ओके, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये हम लोग ने इतने तीन तीन जो ट्रांजेक्शन पहले किए थे, इसको हम लोग बोलते थे एक्सपेंस। कौन सी वाली? सैलरी पे किया था, रेंट है ना, एडवर्टीजमेंट, ये सब एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंडिचर में भी एक्चुअली दो कैटेगरी होती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो समझना है कि ये क्या होता है। यस, तो क्या आपकी कॉन्सेप्ट शीट्स भी चल रही है साथ साथ में? एक हम लोगों ने ये 1 जुलाई को ये लिखा था सब, फिर 3 जुलाई को ये सब लिखा था, है आपके पास में सब नोटेड? हाँ, ये सब चीजें मैटर कर। देखो मैंने एक्सपेंस का नाम दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आज तो काफी इंटरेस्टिंग डे, इंपॉर्टेंट डे है, 7 जुलाई, साला फॉर अ रीजन, है ना। आज तो 7 कॉन्सेप्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा ना। सो देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, इट मीन्स purchase of fixed asset, okay, for use in the business. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ services, benefits, even goods, okay, received. गुड्स के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। गुड्स खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये तो समझ गए आपको। गुड्स तो हमारे लिए करंट एसेट है, और हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है परचेस ऑफ फर्नीचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है से रेंट, रेंट का खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको पता होगा हमको सर्विसेज या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और यहां पर हम लोगों को फिक्स्ड एसेट मिल रहा है। इट्स वेरी सिंपल, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस our capacity to earn profits. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड डायरेक्टली टू अर्न प्रॉफिट्स, मतलब हम खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए। सो इट इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंड दिस इज generally benefit is generally taken during the year. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम लोग ने उस साल में ले लिया है, उसी साल में ले लिया है। लॉन्ग टर्म मतलब फॉर अ लेमैन, फॉर बेसिक्स, फॉर अर्ली डेज वी कैन से दैट इट इज फॉर मोर देन 12 months, ओके, रफली, कि हम लोग वो इंटेंड करते हैं टू होल्ड इट फॉर मोर देन 12 months। बोलिए, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। समझा कि अभी तक मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आप मुझे बताओगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बताओगे पक्का? मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीद लिया बिजनेस के लिए, क्या है वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने वो बिल्डिंग को खरीदते वक्त ही रेडी करने के पहले पेंट करवाया, वो क्या है? कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल, क्योंकि रेडी करने के पहले का खर्चा। फिक्स्ड एसेट को रेडी करने तक का पूरा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने कार खरीदा, कार बिजनेस के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कार खरीदने के लिए मुझे रोड टैक्स वगैरह देना पड़ा खरीदते वक्त, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो खरीदते वक्त ही देना पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। लेकिन हर साल अगर इंश्योरेंस वगैरह लेता हूं तो वो हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर साल जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है कार का फ्यूचर में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने जो बिल्डिंग खरीदा था उसमें मैंने 1 साल के बाद में उसमें कुछ लीकेज वगैरह हो रहा था तो रिपेयर करवाया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने उस बिल्डिंग में एक और फ्लोर बना लिया, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उससे उस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, एसेट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट है, एसेट बढ़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट है, कैपिटल कम होता है। कैपिटल में से माइनस करते हैं ना बेटा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट साइड में प्लस करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल में करेंगे माइनस इन आर अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ रहे हो क्या? सो स्टाफ को जो हम सैलरी दे रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने नया कैमरा खरीदा क्लास के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैमरे का मेंटेनेंस आया 1 साल के बाद में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, सो हो सकता है कभी कभार पेमेंट लेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमरा खरीद लिया और वो वेंडर ने बोला 2 महीने बाद पैसा दे देना, उससे कोई, वो तो अलग दूसरा इफेक्ट हो गया। बट द फर्स्ट इफेक्ट इज दैट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी जो हम लोग ने फर्नीचर खरीदा वो क्या है हमारे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज दैट ओके एवरीबॉडी? सो इसका हम लोग ने इफेक्ट ले लिया है। अब आपने नेक्स्ट बताया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम लोग ने जो महीने भर इलेक्ट्रिसिटी यूज किया होगा उसके एंड पे बिल आता है, ड्यू डेट के साथ में बिल आता है कि ये डेट के पहले आपको इतना अमाउंट भरना है वरना और चार्जेस लग जाएगा। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज लिया है और बदले में हमने बिल पे किया है। बताइए, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज या फैसिलिटी और बदले में हमने कैश में बिल भर दिया। समझो 50,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। किसको दिया? जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर है, ओके, उसको दे दिया। सो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी फेमस फर्नीचर के नाम की जरूरत नहीं थी क्योंकि उससे लेन देन पूरी खत्म हो रही है। पार्टी का नाम कब महत्वपूर्ण हो जाता है? जब कुछ पेंडिंग है, जैसे पैसा दे दिया है उसके बदले में कुछ लेना बचा है या कुछ मिल गया है हमको पार्टी से, कुछ हमारी तरफ से देना पेंडिंग है, तो उसका नाम और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा मैंने फेमस फर्नीचर के नाम से कोई कॉलम नहीं बनाया है। इज दैट ओके? सो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिया और कैश दे दिया 50,000 रुपीज। बताओ, हमारा रेंट भी 50,000 है और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी कितना हो गया? 50,000। तो अब ये आपको मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ेगा कि कौन से खर्चे को कम करना चाहिए और कंट्रोल कैसे करना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग उसकी इंफॉर्मेशन देगा। कल जाकर के जो कंसल्टेंट या जो भी मैनेजमेंट एनालाइज करेगी कि हमने प्रॉफिट कम क्यों कमाया, तो हम देखेंगे अरे खर्चे बहुत ज्यादा किया, उसमें से कौन से खर्चों को कम कर सकते हैं। दैट इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट द बेस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हम लोग को अभी ये नहीं देखना है कि खर्चा कम है कि ज्यादा है, जितना है उसकी रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज अ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। पोस्टमार्टम कब होता है? मरने के पहले हो जाता है क्या? पोस्टमार्टम एक्टिविटी होने के बाद की एक्सरसाइज होती है। सो कैश 50,000 से कम हुई और इधर कैपिटल भी 50,000 से कम हो गया। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। सो एटलीस्ट एक्सपेंस का तो अब आपको चिंता नहीं है। एंड व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सपेंस आई मीन विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? कैपिटल और रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस। सो न्यू इक्वेशन 15 लाख 10,000 9 लाख 19 लाख 5 लाख इज इक्वल टू 48 लाख 10,000। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? एक एक ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे।
यहां तक कि समझे? आपकी नोटबुक में अपडेट हो रहा है सब बराबर? जगह की दिक्कत तो नहीं जा रही है? हो जाएगा, और एक बार बना लेने का ऐसा तकलीफ हुई तो। देन बोलिए क्या है? एक जीरो ज्यादा डाल दिया क्या मैंने? 19 lakhs। देखो जरा, बराबर तो है 19,000,000, इसलिए तो मैं कॉमा डालता हूं, तो बराबर है बेटा जीरोस। अभी टर्म्स भी हमको पता चलते जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। हम लोग ने एक पार्टी है स्प्लेंडिड स्टेशनर्स नाम की पार्टी है, स्टेशनरी का काम है ना अपना। ये एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम है स्प्लेंडिड स्टेशनर्स, अपन ने खोली थी। इनसे अपन ने कुछ स्पेशल स्टेशनरी आइटम्स खरीदा है, ओके। और वो क्योंकि अपने को जानते हैं, सो उन्होंने बोला कि ठीक है आप पैसे 2 महीने बाद दे देना। सो यहां पर हमको गुड्स मिले हैं, ठीक है, से 2 लाख रुपीस के, लेकिन हमने अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेस फॉर अस, क्रेडिट परचेस फॉर अस एंड क्रेडिट सेल फॉर देम। हमारे लिए क्रेडिट परचेस है और उनके लिए क्रेडिट सेल है। सेम ट्रांजेक्शन किसके एंगल से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग यहां पर डॉट एंड डैश के एंगल से देख रहे हैं, हमारे लिए तो परचेस ट्रांजेक्शन है, समझ रहे हो क्या? हैव वी रिटर्न अबाउट दिस टर्म्स अर्लियर? यस, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, गुड्स परचेस्ड बट पेमेंट नॉट येट मेड, ओके। क्रेडिट परचेस में जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, न्यू टर्म क्रेडिटर, ओके। सप्लायर ऑफ गुड्स, ओके, सप्लायर ऑफ गुड्स टू whom पेमेंट इज पेंडिंग। उस पार्टी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। उसकी कैटेगरी, उसका नाम तो स्प्लेंडिड स्टेशनरी है बट वो हमारे एंगल से क्रेडिटर है, ठीक है। सो अब हम पेमेंट पेंडिंग है तो हम उसको देंगे ना पैसा फ्यूचर में, तो हमारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। वो ऑब्लिगेशन टू पे लाइबिलिटी है। स्प्लेंडिड स्टेशनर किसी पे लाइबिलिटी नहीं है, स्प्लेंडिड स्टेशनर को पैसा देने की ऑब्लिगेशन जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जैसे कैपिटल भी एक लाइबिलिटी थी बट कैपिटल वाज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। सो ये कौन है? ये हम हैं। स्प्लेंडिड स्टेशनर्स हमारे लिए बन चुके हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है और इधर गुड्स नाम का एसेट भी बढ़ रहा है क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। सो 2 लाख गुड्स में प्लस करेंगे और एक लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे जिसका नाम हम लोग देंगे स्प्लेंडिड स्टेशनर्स, विच इज आवर क्रेडिटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। सो इस तरीके से नए नए टाइप की ट्रांजेक्शन हम लोग इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये 5 दिन में बहुत सारी चीजें हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली करेंगे तो मोमेंटम रहता है साथ में। इसलिए बी अटेंटिव एंड आस्क मी इफ यू फील एनीथिंग इज नॉट क्लियर, आस्क मी। तो आप बोलोगे तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर यहां पर लाइबिलिटीज में मैं लिख देता हूं वो पार्टी का नाम, लिख दूं क्या? स्प्लेंडिड स्टेशनर्स, ओके। ₹2 लाख इसमें प्लस हो गया और गुड्स में भी 2 लाख प्लस हो गया। हमने 2 लाख रुपीस के गुड्स उधारी पे खरीदे हैं, ठीक है। हम लोग पचमढ़ी गए थे अभी तो आपकी सीनियर्स को लेके, तो वहां पर एक शॉप में कुछ खरीद रहे थे तो वहां लिखा था कि उधार बड़ी जादुई चीज है, हम आपको आज देते हैं और आप कल गायब हो जाते हो। जादू की चीज, मैजिक। सो हमारे गुड्स कितने के हो गए? हमारे पास 11 लाख के हो गए। अब हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई टुवर्ड्स अ पार्टी कॉल्ड एज स्प्लेंडिड स्टेशनर्स। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेस, ओके, फ्रॉम अ क्रेडिटर
ये पार्टी हमारे लिए क्या है? ये पार्टी हमारे लिए है क्रेडिटर, उसका जो नेचर है, इट इज क्रेडिटर फॉर अस। क्रेडिटर इज आर लायबिलिटी, हम उसको देने के लिए लायबल हैं, तब तक कि हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वरना हमसे कोई भी आके पैसे मांगेगा तो हमको पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में उसको कितना देना है, कब देना है, कौन सी चीज का देना है। इसलिए हम लोग डबल इफेक्ट से अकाउंटिंग करते हैं। सिर्फ जो गुड्स आ गए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, किससे आए हैं, है ना, उसको कितना पैसा देना है, ये हमको समझना चाहिए। यहां तक ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, अभी और एक ट्रांजैक्शन देखो, ये जो आपने चारों बताई, इसमें से पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट विल बी सिमिलर टू एनी अदर एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन है तो वो जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया, सैलरी किया, वैसे ही रहेगा। तो कैन वी स्किप दैट? सेम रहेगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस, और इसका क्या होगा, कैपिटल होगा माइनस, और कैश पे कर दिया तो कैश होगा माइनस, या तो बैंक से पे किया तो बैंक का कॉलम होगा माइनस। बैंक लोन ले लेते एक ट्रांजैक्शन, इज दैट ओके? हम लोग को लगा कि अपने को बिजनेस के लिए और फंड्स लगने वाले हैं, तो हम लोग ने बैंक को बताया कि देखो साहब, हमारा तो इतना कैपिटल है ही, लेकिन हमको 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए बैंक से। ओके, अच्छे बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी अच्छे रेट पे जो भी। सो हम लोग बैंक को बोलते हैं, एसबीआई को ही बोल सकते हैं या कोई भी बैंक को बोल सकते हैं, जिसके जो भी हमको लोन देने को तैयार है हमारे डिजायर्ड रेट पे। तो हम लोग ने से एसबीआई को ही बोला कि आप हमको लोन दो, तो एसबीआई ने हमको लोन दिया, एसबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया है। मतलब क्या? हाँ, हमारा जो एसबीआई में करंट अकाउंट था ना, उसमें एसबीआई ने हमको पैसा दिया बैंक अकाउंट में, और हमने ये जो बैंक है, एसबीआई एक पर्सन है और उस एसबीआई के पास हमारा करंट अकाउंट मेंटेन्ड है, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में और पैसा डाल दिया, बोला कि ये आपका लोन है। अब हमारे बैंक में 2 अकाउंट खुल गए, करंट अकाउंट तो चल ही रहा है और एक लोन अकाउंट खुल गया। अब ये लोन का आप हमको सो एंड सो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रीपेमेंट कर देना, और हम आपको ये रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लोन कोई फ्री में नहीं मिलता है कभी भी, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड का लोन है जो फ्री में मिलता है। क्रेडिट कार्ड पता है ना आपको? सो क्रेडिट कार्ड में हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है रीपे करने के लिए, उतने में कर दिया पूरा अमाउंट तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट सम अदर टाइम। एसबीआई ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा दिया, कैश भी दे सकती थी, लेकिन नॉर्मली लोन देने का प्रक्रिया कैश में नहीं होता है। बैंक जब लोन देती है तो बैंक नहीं बोलती हमारे ऑफिस आ जाओ, बैंक में आ जाओ, इतना कैश लेके चले जाना। सो जनरली हमारा कोई दूसरा बैंक अकाउंट ही रहता है, उसी में ट्रांसफर किया जाता है। सो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो ये वाला एसेट तो बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन एसबीआई को देने के लिए जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। अब वो लोन नाम की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ लोन फ्रॉम एसबीआई। लाइबिलिटी किस चीज की है? लाइबिलिटी लोन की है। अब लोन इज नॉट ऑलवेज अ लाइबिलिटी, लोन कैन बी एन एसेट ऑल्सो। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो वो मेरे लिए तो एसेट है ना, जबकि हम लोग क्या ऐसा पढ़ते कि लोन लाइबिलिटी, लोन मतलब लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है। इट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्नीचर मतलब हमेशा अलग ही, फर्नीचर कभी कभी आपके लिए गुड्स भी हो सकता है ना। अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स भी हो सकता है, इसलिए यू हैव टू पे अटेंशन टू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। यहां पर डॉट इन डैश के एसबीआई अकाउंट में एसबीआई ने एक लोन अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो एसबीआई की तरफ अमाउंट देने की ऑब्लिगेशन डॉट इन डैश की तरफ से क्रिएट हो गई है। उसको हम लोग लाइबिलिटी कॉलम में लिखेंगे एक अलग से, लोन फ्रॉम एसबीआई के नाम से, और हमारे करंट अकाउंट में बैलेंस प्लस कर देंगे। ओके, 10 लाख रुपीस एग्जाम्पल। तो ये समझा क्या आपको एरो? सो ये 10 लाख रुपीस यहां पर हम लोग कर देंगे प्लस। तो यहां पर मैं लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम एसबीआई, इसलिए मैंने आपसे कॉलम्स बनवाया था बेटा। सो ये 10 लाख रुपीस का लोन नामक लाइबिलिटी बढ़ गया, और ये 10 लाख रुपीस से हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। इससे हमको मिल जाएगा न्यू इक्वेशन
15 लाख, 11 लाख, अब बैंक में पैसा आ गया 29 लाख, फर्नीचर है 5 लाख का। क्रेडिटर को अमाउंट देने की ऑब्लिगेशन है। क्रेडिटर को जो अमाउंट देते हैं उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, क्योंकि नॉर्मली वो 12 महीने के अंदर रिपेएबल है। लेकिन अगर ये लोन मान लो हम लोग ने लंबे समय के लिए लिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर मान लो हमने बात किया कि 3 साल में रिपे करेंगे लोन, तो उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम एसबीआई ₹10 लाख। कैपिटल में ये वाली ट्रांजेक्शन से कोई चेंज नहीं आएगा, 48,10,000 अभी तक का कैपिटल। खर्चे ज्यादा हो गए, अभी तक के प्रॉफिट से एक ही कमाया हमने। कैश 15,10,000 है। समझ रहे क्या? अभी मेरी इच्छा है कि अपना आज चौथा या 5वां क्लास है, कितना जितना भी है, मेरी इच्छा है, डे लिखा होगा ना इसमें, डे 4, तो अपन लोगों ने आज बैलेंस शीट बना लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? बैलेंस शीट है ना? सर बैलेंस शीट बना लेंगे हम, बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत आसान है। बैलेंस शीट बनाना है क्या? ठीक है, चलिए। अब आपने जहां तक लिखा है वो स्टेज तक की बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस। कौन सी चीजों के बैलेंस होते हैं? एसेट्स के होते हैं, लाइबिलिटीज के होते हैं और कैपिटल का होता है। बैलेंसेस कितने ये लिखे हुए हैं, बस इसको सिस्टमैटिक एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमको वापस लिखना है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या बात नहीं रहती है। करेंगे तो एक बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। Okay, I will be doing it very fast in next 3 minutes. Balance sheet of dot and dash as on 7th July 2025। आज की डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। इसकी अमाउंट इन रुपीस, एक साइड रहेगा लाइबिलिटीज और एक साइड रहेगा एसेट्स। बस लाइबिलिटी साइड में हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स स्प्लेंडिड स्टेशनर्स, ₹2 लाख लिख लेने का, लाइबिलिटी का नाम और उसका अमाउंट। दूसरी लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम एसबीआई ₹10 लाख। तीसरी लाइबिलिटी है कैपिटल। कैपिटल भी एक टाइप की लाइबिलिटी है, स्पेशल लाइबिलिटी है, 48,10,000। इतना आसान रहता है बैलेंस शीट बनाना, समझ रहे? अब फॉर्मेट समझा क्या आपको? एज ऑन लिखा क्योंकि ये बैलेंस शीट एक दिन के एंड के जो बैलेंसेस है उसकी रहती है। ये कोई पूरे साल की बैलेंस शीट नहीं होती है। बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और फिर एसेट्स, कैश, गुड्स, बैंक, फर्नीचर लिख लीजिए। कैश, गुड्स जिसको आप स्टॉक लिख सकते हो, बैंक बैलेंस एंड फर्नीचर। 15, 10, 11 लाख, 29 लाख एंड 5 लाख। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस, सिंपल। ठीक है, ये टोटल मैच ही होने वाला है, इसलिए मैंने नीचे ऐसी डबल लाइन बना दिया। इसको टैली वाला लाइन बोलते हैं कि टैली हो गया। टोटल लगा सकते हैं आप, 60 लाख टोटल लगाया किसी ने, 60,10,000 है ना, 40 प्लस मैच हो जाएगा। 60,10,000, 60,10,000। चाहे तो यहां वर्ड लिख सकते हो टोटल, टोटल नहीं चाहे तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स अंडरस्टूड कि वो टोटल है। इतना इजी है बैलेंस शीट बनाना।
इतना आसान। आपकी चौथी क्लास में आपने बैलेंस शीट बना दिया और मैच भी कर दिया। ओके, कॉमर्स के बच्चों को पूछना आप, जो आपसे सीनियर से बैलेंस शीट मैच होती तो कितनी खुशी होती। सो ये तो इतनी इजीली मैच हो गई, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का पूरा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो बराबर एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल मैच होगा ही होगा। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा हर बार इक्वेशन भी मैच हो रही थी, उसी इक्वेशन का ये फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन होता है। आज का सब समझा क्या बेटा? ऑल क्लियर एवरीबडी? यस और नो? आवाज ही नहीं करते हो? ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर ट्रांजेक्शंस टुमारो। आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको मैं, आगे कल या परसों से होमवर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।